नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है निगम मंडल का दंगल। किसका होगा मंगल, तो देखेंगे मंगल किसका होगा। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है, तो पहले देखते हैं रिपोर्ट और उसके बाद दंगल या मंगल। निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतजार, कई नेता अध्यक्ष बनने को बेकरार। आखिर किसका होगा बेड़ा पार? प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के बाद से कई नेता निगम मंडल में कुर्सी पाने को बेकरार हैं। सबसे ज्यादा चिंता उनको है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और 2023 का चुनाव हार गए। कुछ ऐसे नेता भी कतार में हैं जो लोकसभा टिकट से चूक गए। कौन है बड़े दावेदार, चलिए आपको बताते हैं। सुरेश पचौरी कांग्रेस से बीजेपी में आए वरिष्ठ नेता। रामनिवास रावत कांग्रेस से बीजेपी में आए, उपचुनाव हारे। केपी यादव गुना से पूर्व सांसद, सिंधिया के लिए छोड़ी सीट। इमरती देवी सिंधिया की करीबी, लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष रहीं। संजय शुक्ला कांग्रेस से बीजेपी में आए, इंदौर में पकड़। विनोद गोटिया वरिष्ठ बीजेपी नेता, पहले भी निगम मंडल अध्यक्ष रहे। आशुतोष तिवारी संघ से बीजेपी में आए, पहले निगम मंडल अध्यक्ष रहे। रजनीश अग्रवाल वर्तमान में बीजेपी प्रदेश मंत्री, संगठन में बेहतर काम। लोकेंद्र पाराशर वर्तमान में बीजेपी प्रदेश मंत्री, प्रदेश मीडिया प्रभारी रहे। दीपक सक्सेना कमलनाथ के करीबी रहे, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए। पार्टी सभी पहलुओं पर विचार करके मई में नियुक्तियां कर सकती है। हालांकि पार्टी का कहना है कि ये सब मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। समय समय पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशों के माध्यम से समय समय पर कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां भी होती हैं, जो शासन में एक नियुक्ति माने कैबिनेट के रूप में दर्जा प्राप्त और राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त के रूप में होती हैं। ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। ये आप उनसे पूछें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बात बीजेपी की है। नियुक्तियों में देरी हुई है तो कांग्रेस को बोलने के लिए बहुत कुछ है और उसी अंदाज में वो निशाना भी साध रही है। अगर भाजपा को, अगर जो लोग भी ज़रा कुछ भी जानते हैं, किंचित मात्र भी जानते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि भाजपा बाहर से आए हुए लोगों को कभी कोई देती नहीं है। उनका केवल दोहन करती है, शोषण करती है और मात्र 1 मिनट उनके गले में दुपट्टा डालने के बाद उनको भूल जाती है। आज देख लें जितने भी नेता गए हैं उनकी क्या हालत है, किस तरह से वो वहाँ पर उनका अनादर अपमान किया जा रहा है। प्रदेश में पहले संगठन का नया मुखिया तय होगा, उसके बाद निगम मंडल में नियुक्तियों की कवायद होगी। लेकिन पार्टी के रुख से लग रहा है कि अब इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये 2010-11 की एक दोपहर की बात है। प्रदेश अध्यक्ष उस समय प्रभात झा जी होते थे और अलग किस्म के, अलग मिजाज के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक अलग ऑरा उनके साथ हमेशा जुड़ा। हम पत्रकारों ने उनसे पूछा, निगम मंडल जैसे आज तैयारी है, निगम मंडल की तैयारी थी। हमने उनसे कहा निगम मंडल की घोषणा कब होगी। वो एक क्षण ठिठके, थोड़ी सी होठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा, कृपा से मिलती है लाल बत्ती। फिर उन्होंने अंग्रेजी में जोड़ा, मर्सी, दया, दया से मिलती है लाल बत्ती। प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना था। मीडिया, हम लोगों की तो बाँछें खिल गई। एक बड़ी खबर मिल गई कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष खुद कह रहा है कि कृपा या दया से मिलती है लाल बत्ती। क्योंकि वो खुद पत्रकार रहे तो ऐसी साहसिक अनेक टिप्पणियां उन्होंने अपने जीवन काल में की। लेकिन बीजेपी में हंगामा हो गया। अंदर खाने में जो दावेदार थे, जो लोग थे जो इसके लिए खड़े थे, जाहिर है किसी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन प्रभात झा तो प्रभात झा थे, वो कह गए। अगर तकनीकी तौर पर देखें तो निगम मंडल वाकई आपको उपकृत करने का, अगर दया और कृपा हम हटा दें
तो ये उपकृत करने की एक प्रणाली है कि हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, आपने चुनाव नहीं लड़ा है, आपने कोई ऐसी योग्यता नहीं है, लेकिन हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका कद है, आपका दबदबा है, आपका रुतबा है। बहरहाल अब देखते हैं कि बीजेपी फिर एक बार जो फैसला कर रही है उसमें कौन कौन से नेता इसके दायरे में आते हैं। पंसल न्यूज़ के सवाल देखिए, निगम मंडल के दंगल में किन नेताओं का होगा मंगल? क्या 2003 का चुनाव हारे और वरिष्ठ नेताओं को एडजस्ट करेगी पार्टी? और तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को भी निगम मंडल में मिलेगी जगह? ये तीसरा सवाल है। मिलिए उन मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में है मनोज सैनी जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। साथ ही हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, सीनियर लीडर बीजेपी के, पूर्व विधायक, प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। और रोशनी यादव जी जुड़ रही, युवा नेता कांग्रेस की और स्पोक्स पर्सन, उनका भी बहुत स्वागत है। मनोज, कैसे देखते हैं आप राजनीति का ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि जहां महत्वपूर्ण लोगों को, वरिष्ठ लोगों को, हालांकि इसमें पचौरी जी का नाम देखकर मुझे ज़रूर हैरत हुई और मुझे लगा कि वो इन सब से ऊपर हैं जी, कि उनका नाम कैसे है, क्या है और क्या वो स्वीकार भी करेंगे, ये बात भी मेरे मन में है। क्योंकि जिस लेवल का उनका अब तक का राजनीतिक सफ़र है, मतलब ये मेरा अपना अभिमत है कि वो गवर्नर के लिए या इस तरह की किसी पोस्ट के लिए ही इज़ अ मच मोर सुटेबल कैंडिडेट। लेकिन ठीक है, राजनीति है और क्या ऑफरिंग है और क्या स्वीकार होता है ये तो भविष्य के गर्भ में। कैसे देखते हैं आप पूरे मामले? देखिए सर जी, ये सब वैसे ही बातें हैं उसी तरह की, जैसे बहुत सारे नाम होते हैं तो जो चर्चा में सामने आते रहते हैं हम उन नामों का जिक्र करते रहते हैं। ये भी सच है कि यदि ये वहाँ नहीं जाएंगे, सुरेश पचौरी जी या इमरती देवी या रामनिवास रावत या केपी यादव, तो फिर जाएंगे कहाँ? अब ऐसा कोई पद तो दिखाई देता नहीं है। जहाँ तक राज्यपाल बनने की बात है, गवर्नर बनने की बात है, तो वो और बड़ी कृपा चाहिए, मुझे लग रहा है। जो कृपा पत्र की आप बात कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा कि गवर्नर को लेकर भी कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए कि ये सब अधिकार नहीं है आपके पास जो आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी अगले जो भी गवर्नर होंगे, जिनको भी पहुँचाना होगा, उसमें सुरेश पचौरी हो सकते हैं क्योंकि बहुत कद्दावर लीडर है। लेकिन अब इसकी कवायद इसलिए तेज है कि भारतीय जनता पार्टी में अप्रैल में, मुझे लगता है जो खबरें आ रही है, हालांकि बड़े दिनों से ये भी खबरें चल रही कि अब नया अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन अप्रैल में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों मिल जाएंगे। और उसके बाद मई माह आते आते नई नियुक्तियों की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती दिखाई दे रही है। इसकी चर्चा भी कहीं कहीं है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, तो इसलिए ये चर्चा चल पड़ी है। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती ये होगी कि ये पहला जैसा निगम तो बनाना नहीं है आपको। वो लोग हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, चीज़ें बहुत बदली है। तो क्या पहले उनको मौका मिलेगा या वो लोग जो बरसों से, जिन्होंने 29 की 29 लोकसभा जिता दी या उन्होंने 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी, उन्हें मिलेगा? ये बड़ी चुनौती है। यानी एक अनार 100 बीमार जैसी स्थितियां हैं। पर ये मानकर चलिएगा कि मई में जो खबरें हैं, जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार में किसी का तो बेड़ा पार होना ही है। और ये राइट टाइम है क्योंकि हमेशा माना जाता है कि जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं वो सत्ता में आने के 1-1.5 वर्ष के भीतर हो जाने चाहिए, जिससे अगले चुनाव में उनका आपको फ़ायदा मिल सके, या जो दावेदार हैं उनका असंतोष, कथित असंतोष, वो इतना परवान न चढ़ जाए कि किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करे। रोशनी जी, आप कैसे देखती हैं? मसला बीजेपी का है, आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दो ही दल हैं मध्य प्रदेश में जिनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। कैसे देखती हैं आप? जी आपको नमस्कार सभी पैनलिस्ट साथियों। देखिए, ये मसला जरूर बीजेपी का हो सकता है, लेकिन चूंकि ये जनता की मूल भावना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत जो हमारे मतदाता होते हैं और जनता को उससे एक रास्ता निकल कर आता है। और अभी बात सबसे बड़ा विषय ये आता है कि बीजेपी कैसे मैनेज करेगी। मुझे लगता है कि शायद आपको याद होगा, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से लेकर के कम से कम जो है 17 से 18 हजार लोगों की इन्होंने ज्वाइनिंग करवाई कांग्रेस से और अन्य लोगों की। तो उसमें कैसे ये लोगों को पद देंगे कि वही जो मनोज जी ने कहा कि एक सुनार और 100 बीमार जैसी बात एक है। नार 100 बीमार। जी हाँ, एक अनार 100 बीमार वाली बात है, क्योंकि किसी को खुश तो कर नहीं पाना है। आपने देखा कि पूर्व में जो शिवराज जी द्वारा जो निगम मंडलों की नियुक्ति की गई थी, उसको तत्काल मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने तो उन्होंने उसको निरस्त किया। उसके बाद इतना लंबा समय हो गया और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए इस प्रदेश के किसानों का
कि जहाँ पे सहकारिता के चेयरमैन की ये घोषणा नहीं कर पाते, जबकि पता है कि जहाँ किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, किसानों को राहत देने की बात करते हैं, सम्मान निधि देने की बात करते हैं, लेकिन जहाँ से किसान को राहत मिलती है, जहाँ जाके किसान अपने दर्द को बयां कर सकता है, उस पर ये कोई मंथन और चिंतन नहीं करते हैं। और अभी सबसे बड़ा विषय कि आप जैसे इंदौर की सुरेश पचौरी जी की बात कर रहे हैं, वहीं संजय शुक्ला जी ने भी ज्वाइन किया है, जो पूर्व विधायक रहे कांग्रेस के। तो हर जगह वहां पे अगर आप इनका कद बढ़ाते हैं तो वहां पे इनके संगठन के प्रौधक कैलाश विजयवर्गीय जी का कद गिरेगा। आप सागर में देखें कि किस तरीके से सर पटोल जैसा मामला चल रहा है, भूपेंद्र सिंह जी अलग अपनी नाराजगी तमाम जो है मंच के जी सार्वजनिक जी। रूप से जो है विरोध जताते हैं, गोविंद सिंह जी का विरोध है, शैलेंद्र सिंह जी। तो आपस में अभी पूरे भाजपा में ये गुटबंदी चल रही है, और उस गुटबंदी का शिकार जो है मध्य प्रदेश का युवा जी। हो रहा है, क्योंकि इन्होंने, मैं 1 मिनट बोलूंगी, क्योंकि नीति ये बखूबी जान लिया है कि केवल बेरोजगार युवा का नाम बदल देने से, आकांक्षी युवा कर देते हैं तो मुझे लगता है कि वेल सेटल्ड हो जाता है मामला। इसी तरीके से ये नाम बदल देते हैं, और नाम बदलने की जो राजनीति इन्होंने करी चलिए है, मैं लौटता हूँ, वो अभी सेकंड मात्रा राउंड इनका है, रोशनी संस्कृति जी। सनातन धर्म है, उस जी पर भी नाम बदल के जो है ये पूरी जी बाबाई लूटने जी। का काम करते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इससे उठकर, क्योंकि अभी इनका सदस्यता का प्रोग्राम चल रहा है, तो मुझे लगता चलिए है अभी चलिए की चलिए, मैं चर्चा रहने लौटता हूँ, मैं वाली है। लौटता हूँ। राजपाल जी, एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, बात सही है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के पहले भी संगठन और सरकार बहुत सोचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है, और आप जिसको चुनते हैं निगम मंडल के लिए, ऐसा मान लिया जाता है कि साहब इनका मूल्यांकन हमारी तुलना में कुछ अधिक था। हालांकि बीजेपी में इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, फिर भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है कि हाय हुसैन हम ना हुए, हम में क्या खामी थी साहब, हमें क्यों छोड़ दिया गया। तो ये पूरा एडजस्टमेंट इसीलिए हमने देखा कि पूर्ववर्ती जो बीजेपी की सरकारें हैं पिछली, वहाँ लास्ट समय पर भी बमुश्किल 4-5 नियुक्तियाँ हो पाती थी। हालांकि मोहन जी फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए, और वीडी शर्मा जी भी बड़े फैसले लेने वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो किस तरह आप देखते हैं, हालांकि अभी कुछ है नहीं सामने, चर्चा ही है, लेकिन कैसे देखते हैं आप सब्जेक्ट को? सब्जेक्ट निगम मंडल का दंगल बिल्कुल दंगल नहीं है शरद जी, वैसा हमारे यहाँ आनंद मंगल है। और आनंद मंगल डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, और जिस विचार को लेकर हम काम करते हैं वो विचार जो है सत्ता साध्य नहीं है, हमारा साधन है। इस साधन के माध्यम से हम दीनदयाल जी के अंत्योदय के सपने को साकार करते हैं। संतुष्टिकरण की मोदी जी की नीति के तहत समाज के सभी वर्गों के जीवन का उत्थान हो जाए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाए, मुख्य धारा में वो आ जाए, उस दिशा में हम काम करते हैं, और इसी ध्येय को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। अब ये जो निगम मंडल की जहां तक बात है, तो ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। सरकार को जहां जिस कार्यकर्ता की जैसे आवश्यकता होगी, वह सरकार जब संगठन से उस कार्यकर्ता को मांगेगी तो संगठन उसको देने का काम करेगा, उसके भूमिका को तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कार्यकर्ता या नेता अपने स्वयं की भूमिका स्वयं तय नहीं करता है, संगठन तय करता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई दंगल नहीं है, क्योंकि संगठन के विचार को लेकर हम सब लोग काम करते हैं, और विचार जो है हमारा, उस संकल्प को हम सिद्ध करते हैं, और जब संकल्प सिद्ध होता है, गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठता लेकिन है। राजपाल जी, पहले प्रणाली ये थी कि मुझे जहाँ तक ध्यान है कि बड़े बड़े जो पीढ़ी आज मध्य प्रदेश में टॉप लेवल पर है, 40 साल से ज़्यादा तो डॉक्टर मोहन यादव जी को हो गया राजनीति में, और डॉक्टर मोहन यादव से लेके कैलाश जी से लेके शिवराज जी से लेकर तमाम बड़े नेता जो भी हैं, इन सब को इनके अर्ली 30s तक विधायकी का टिकट प्राप्त हो गया था। उसके पहले कोई महापौर रह चुका था। आज मैं देखता हूं कि हमारे राजपाल जी 40 प्लस के अनेक नेता, उनके लिए अभी पार्षदी और दूसरी चीज़ें ही चुनौती हैं आगे। यानी कहीं ना कहीं 13 करोड़ तो आपने बना ली सदस्यता, लेकिन लंबी क्यों भी कर लिया आपने जी। हाँ, निश्चित तौर पर 13 करोड़ सदस्य संख्या के बीच में निर्णय करना ये बड़ा काम है, बड़ी बात है। कि परिवारवाद वाली पार्टी नहीं कि 4 परिवार के सदस्य बैठेंगे और निर्णय कर लेंगे। यहाँ पार्टी एक परिवार है, और पार्टी के परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना हमारा नेतृत्व बखूबी जानता है। हर कार्यकर्ता की मेरी योग्यता का चिंता है कि आकलन हमारा राजपाल जी का नेतृत्व नंबर करता कब है। आएगा? राजपाल सिंह का जहाँ नंबर आना चाहिए, वो नंबर आप जैसे शुभ चिंतकों की और शुभ कामनाओं से निश्चित तौर पर आएगा। और वो इसलिए आएगा कि मैं जिस विचार को लेकर जुड़ा हूँ वो विचार पूर्ण हुआ। मैं अयोध्या में श्री राम मंदिर बने, भाजपा बनाएगी, इसलिए भाजपा से जुड़ा।
370 हटेगी, जी, भाजपा जी। हटाएगी, इसलिए भाजपा चलिए, से मैं जुड़ा। आपके तो आशावाद को मैं प्रणाम जिस करता बात को हूँ। लेकर जुड़ा, जी, जिस बात जी। को लेकर जुड़ा वो संकल्प सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए राजपाल सिंह को जो चाहिए वो मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। और जो हमारा वैचारिक मिलना ही अनुष्ठान है चाहिए, वो मिलना निश्चित ही ही चाहिए, संकल्प मिलना ही से चाहिए। सिद्धि की ओर हम बढ़ेंगे क्योंकि और संकल्प ये हमारे सिद्ध होंगे। मूल्यांकन की प्रणाली जिस दल में भी जितनी निरपेक्ष, तटस्थ और गुण आधारित होगी, उसकी उन्नति का समय उतना बढ़ेगा। क्योंकि ये बात कभी कांग्रेस के लिए भी कही जाती थी कि मेरिट बेस्ट होती थी, लेकिन कुछ समझौते होते हैं। आपकी पार्टी पर भी आरोप लगता है अब कि कुछ समझौते आपकी पार्टी में भी जी। होते हैं। मनोज, यही एक बड़ा सवाल है। हमने देखा कि हमेशा पिछली सरकारों में बीजेपी की ये मसला सिर्फ चुनाव के समय दबाव जब बहुत हो जाता था प्रेशर कुकर की सीटी निकालने के लिए। इस बार तो वही स्थिति नहीं बनेगी कि ये चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन प्रेशर कुकर की एक दो नाम घोषित करके फिर टाल दिया कि चुनाव के समय देखेंगे। ऐसा होगा नहीं शरद जी, इस बार ये संभावना नहीं है, बल्कि 15-16 तो कम से कम जब भी सूची होगी तो उसमें दिखाई देंगे, जो मेरे पास जानकारी जी। है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के भीतर से भी ये स्वर उठ रहे हैं और ऊपर हम केंद्रीय स्तर पर भी बात करें तो ये चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं हमें उन कार्यकर्ताओं को, जैसे राजपाल जी की बात हो रही थी, लगातार मेहनत कर रहे हैं, अब वो देखा जाएगा कि ऐसे यदि वैचारिक कार्यकर्ता है जो विचार से सिर्फ बंदे कह रहे हैं 370 और ये सब चीज़ें, तो निश्चित रूप से इनका आकलन होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है इन पर भी नज़र है। और देखिए, आप चौंकाने वाली सूची होगी, जब कभी भी आएगी तो वो चौंकाएगी। इस बार ये जरूर है कि एडजस्टमेंट होगा। आप जिन लोगों को वादा करके लाए हैं, कुछ लोगों को, उनको तो आप, जैसे संजय शुक्ला है, अब उनके पास क्या कमी थी, वो तो जीतने वाले नेता है, वो कांग्रेस से हो या बीजेपी से, तो मुझे लगता है कांग्रेस में होते तो भी जीत जाते। तो इसलिए इस तरह के जितने लेकिन भी ये ऐसे भी नेता है मनोज, मैं फिर उसी सवाल की तरफ आपको ले जाऊंगा कि निगम मंडल में है क्या। आपका वेतन भी अगर देखें, फाइनेंशियल प्राप्ति आपको जो है वो नाम मात्र की है। फिर आपका मंत्री अगर पावरफुल है तो आपकी हर फाइल जो है वो अटक जाएगी। अब जो 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 ग्राउंड रियलिटी है, ऐसे में संजय शुक्ला, मैं पचौरी जी को तो गिन ही नहीं रहा क्योंकि वो बहुत ऊपर है और मुझे लगता है कि वो इसको कितना स्वीकारेंगे। लेकिन फिर भी संजय शुक्ला जैसे नेता भी क्या इसीलिए आए हैं कि निगम मंडल में जगह मिल जाए? बस एक गाड़ी मिल जाएगी, एक नाम मिल जाएगा, निगम मंडल का अध्यक्ष हूँ। अब आप इसी से आप अंदाजा लगाइए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। आप इसी से अंदाजा लगाइए, पिछले चुनाव की जो आप बात करें तो आपको याद होगा कि प्रजापति समाज का एक मंडल, निगम मंडल बन गया था कि उसके ऐसे अलग अलग समाज के कई निगम मंडल। मेरे पास तो आज भी वो लेटर रखे जिसमें लेटर जारी हुआ और फिर ये बताया गया कि इसकी कोई पोस्टिंग ही नहीं है, ये सिर्फ चुनावी पोस्टिंग थी। तो ऐसा भी होता है। वो आज भी मेरे पास 3 पत्र ऐसे रखे हुए जिसमें बाकायदा जो इबारत लिखी हुई थी वो पढ़कर आश्चर्य हुआ था कि ऐसी भी नियुक्तियां होती। पर ऐसी नियुक्तियां नहीं होंगी क्योंकि चुनाव में भी बहुत टाइम है और भारतीय जनता पार्टी बहुत रिव्यू कर रही शरद जी मध्य प्रदेश पर। मतलब ये माने कि हम कि ये दबाव आ रहा है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं नेता, उनकी तरफ से भी, और जो पार्टी में भी लंबे समय से अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो दीजिए आखिर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और दबाव प्रभाव का असर दिखाई तो देगा, क्योंकि जो चीजें मची हुई है मध्य प्रदेश में उसको ठीक करने का यही रास्ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अभी कुछ घटनाएं भी जो हुई थी, रोशनी जी आपकी टिप्पणी। जी मैं शरद जी यहाँ से शुरू करना चाहूंगी। अभी ये बात कह रहे हैं कि ये मोहन जी के दायरे का मामला है, तो मुझे लगता है कि पहले इस बात को इनको स्पष्ट कर लेना चाहिए कि जब तक आरएसएस और बीजेपी के आला कमान हरी झंडी नहीं देते तब तक आप प्रदेश में बैठ के कुछ तय नहीं कर पाते, क्योंकि अध्यक्ष की चर्चा इनकी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी लेकिन आज तक उसका निर्णय नहीं हो पाया। अब बात करते हैं कि ये कहते हैं हमारा संगठन में जो है बहुत ही फ्रीडम है, हम लोग सम्मान स्वरूप जो है मान करके चलते हैं। तो अभी हालिया का मैं आपको उदाहरण याद दिला देती हूँ कि जब उज्जैन के जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, इन्हीं के संगठन के नेता चिंतामणि मालवीय जी, जो एक दलित परिवार से आते हैं, उन्होंने किसानों की जमीन की हित की आवाज उठाई थी और पार्टी आला कमान उनको नोटिस दे देते हैं। तो आप देखिए कि कैसे ये बैलेंस बनाते हैं। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो शोर ही नहीं होता, जिसको हरी झंडी दे दी उसको जो है सर नवाज दिया। तो ऐसी ऐसी बातें नहीं आती। ये एक बिल्कुल बीजेपी का जो एजेंडा है कि जो भी नेता प्रखर होकर के बोलता है, अगर इनके अगेंस्ट आवाज उठाता है, अपने हित की बात करता है, जैसे कि हमारे राजपाल भाई साहब भी अगर इस बात को कि अपने हक का अगर मांगेंगे और अगर इनको वो हक नहीं दिया लेकिन जाना क्या है, रोशनी जी, मैं बहुत सारे आपकी सरकारी बात को संस्थान मैं इस नज़रिए से देख रहा हूं कि बिठाने क्या जाती है। राजनीतिक दलों में ये घटनाक्रम नहीं होते? आपके यहाँ उमंग सिंगार जी ने दिग्विजय सिंह जी पे सवाल उठाए थे। इसके पहले उमंग सिंगार जी की जो बुआ जी थी जमुना देवी जी,
वो हमेशा कटघरे में खड़ा करती रही हैं। क्या एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा नहीं चलती राजनीतिक दलों में? देखिए शरद जी, आज भी कांग्रेस में एक एक कार्यकर्ता मुखर होकर के बोलता है और कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो लिबरल है। उनको आजादी, फ्रीडम है कि आप बोलिए, हम संविधान को फॉलो करते हैं। पर ये जो दोगलेपन की बात करती है, मतलब चेहरा कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, कि किस तरीके से जो है सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके, आप इसी मध्य प्रदेश में देखिए कितने लोगों को लोकसभा के इलेक्शन में हमारे इंदौर के प्रत्याशी को दबाया। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे दूं। तो मुझे लगता है कि इनको भी थोड़ी सी सच्चाई बोलनी चाहिए जनता के सामने। ऐसे कितने मामले इन्होंने दबाए। आज हर जगह जो है लड़ाई और विवाद के मसले इनके संगठन के बीच में चल रहे हैं और उनकी आवाजें दबा दी जाती है, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता चलिए, है। जब राजपाल जी, रोशनी जी की अपेक्षा है कि पूरी ईमानदारी से आप जवाब दें। आपके यहाँ गुटबाजी का उनका आरोप है, आप सच्चाई से अपनी बात नहीं रखते, ये उनका आरोप है। जवाब दीजिए जी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित कार्यकर्ताओं का एक राजनीतिक संगठन है और निश्चित तौर पर विचार आधारित होने की वजह से हमारे जो समविचारी जो भी संगठन है, जिनका और उनका और हमारा विचार अगर सेम होता है, मिलता है, तो फिर हम एक साथ चलते हुए दिखते हैं और एक साथ चूंकि मंजिल एक होती है तो स्वाभाविक तौर पर एक साथ चलते हुए दिखते हैं। अब ऐसे में आरोप लगाना कि वहां विचार करेंगे और उनसे बात करेंगे, तो देखिए ये संगठन जब इतना बड़ा जब चलता है तो उसको तमाम सामाजिक संगठनों से भी, तमाम अन्य संगठनों से भी, सबको जो बात अच्छी लगे वो बात करना पड़ती है और वही करना पड़ता है। जनता को विश्वास में लेकर, सबको विश्वास में लेकर सबका प्रयास होगा, तब हम इस देश को स्वर्णिम राष्ट्र बना पाएंगे और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 2047 का जो मॉडल माननीय मोदी जी ने तैयार करा है वो मॉडल उसी दिशा में है। अब उसके अंदर अगर मान लो कांग्रेस को ये दिखता है कि हमारे यहाँ गुटबाजी है तो कांग्रेस को दिखता रहे। हम तो सब वैचारिक लोग एक साथ होकर एक मंजिल को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। वह है गरीब कल्याण, वह है भारत माता की जय जयकार हो विश्व के अंदर, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित मानिए कि इस संकल्प को हम सिद्ध करके मानेंगे। कांग्रेस के लोग जो कहते हैं लेकिन उसको राजपाल जी, जनता पसंद नहीं कर रही है। भले ही हमारे नेता जो कहते हैं गुटबाजी उसको की जनता बात आप पसंद ना कर रही है। माने, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के एक विधायक गुर्जर समाज के मध्य प्रदेश में आए, उमा जी से मिले, शिकायत दर्ज कराई। उमा जी ने समझाया कि प्रधानमंत्री तक शिकायत ना करें, गुर्जर समाज का एक प्रतिनिधिमंडल जाए, उनकी बड़ी शिकायतें हैं वहाँ सरकार से। यहाँ बुंदेलखंड में जहाँ रोशनी जी उस इलाके को बहुत अच्छे से समझती हैं, वहाँ जिस तरह की प्रतिद्वंदिता रही उससे आप नावाकिफ। इसको झुटलाना भी तो उचित नहीं है कि जो चीज़ें हैं वो हैं जी। मैं झुटला नहीं रहा हूँ और मैं उसमें सच्चाई की मोहर भी नहीं लगाने वाला कोई होता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो समवैचारिक लोग हैं जी, उनके अंदर बीच में अगर उस विचार के यात्रा के बीच में कहीं ना कहीं किसी पड़ाव पे कोई इस प्रकार की बात आती है तो हमारा अनुशासित संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते और संगठन में अनुशासन का एक कैडर होने के नाते उन सब चीजों को हम समय रहते बाद भी समेटने का काम करते हैं और कई बात जो बाहर जाती है तो उसको हम फिर भीतर लाके उसको सॉल्व भी करने का काम करते हैं। हमारे आंतरिक प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में हम विश्वास रखते हैं। संगठन के अंदर भी आंतरिक प्रजातंत्र है, संगठन के अंदर बात करेंगे वहां अपनी राय होती है, संगठन में तय हो जाता है और उसके बाद जब हम आपके साथ आके बात करते हैं तो वो संगठन की राय होती है। चलिए सर, यहाँ व्यक्तिगत मत एक छोटा सा उदाहरण देकर बातचीत को विराम देता हूं। पटवा जी की सरकार पहले भी दे चुका हूं। मध्य प्रदेश में कुछ पार्टी के युवा कार्यकर्ता तत्कालीन कैबिनेट मंत्री के घर जाते हैं, मिलने नहीं दिया जाता है, थोड़ा मान अपमान का प्रकरण बनता है, गेट से ही लौटा दिया जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता दुखी होकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय आते हैं, वहाँ कुशाभाऊ ठाकरे जी से मिलते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी रात के 10 बज चुके हैं, विवाद सुलझा नहीं है अभी। 10 बजे फ़ोन जाता है मुख्यमंत्री निवास, तत्काल आइए बीजेपी कार्यालय, और उन कैबिनेट मंत्री के पास फ़ोन पहुंचता है, तत्काल पहुंचिए बीजेपी कार्यालय। दोनों आते हैं, कार्यकर्ता भी प्रसन्न निकलते हैं, कैबिनेट मंत्री भी थोड़ा सर झुका के कहते हैं अब ये नहीं होगा, और मुख्यमंत्री कहते हैं बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। ये बीजेपी जब तक रहेगी इसकी जय जय रहेगी। कांग्रेस में कभी ये परंपरा थी, वो छूटी तो कांग्रेस से बहुत कुछ छूट गया, इससे अधिक कुछ कहने के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया रोशनी जी, बहुत शुक्रिया सिसोदिया साहब, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बाबा का ज्ञान है घमासान क्या है भैया, देखिए ना आज का मुद्दा छत्तीसगढ़। नमस्कार।